गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एटॉमिक फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के कंसेप्ट को अगर हमें बहुत इजीली समझना है तो हमें इन तीन टर्म के कंसेप्ट को समझना होगा। जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? एटॉमिक कोर है। और एटॉमिक कोर के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एटम के कंसेप्ट को समझना होगा। एटम के अंदर स्टूडेंट्स क्या क्या होता है? एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस कहां पर होता है? सेंटर पॉइंट के ऊपर होता है एटम के। इसके बाद न्यूक्लियस के बाद क्या आती हैं? इनरमोस्ट सेल आती हैं। इनरमोस्ट सेल कौन सी सेल होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। इनरमोस्ट सेल के बाद आउटरमोस्ट सेल आती है। आउटरमोस्ट सेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। यानी कि ये हमारे एटम की कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इस एटम की कॉन्फ़िगरेशन में से हम वैलेंस सेल को छोड़ दें तो बाकी जो पोर्शन बचता है एटम का, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक कोर कहते हैं। तो अगर एटॉमिक कोर को डिफाइन करना आता है तो आप क्या डिफाइन करोगे? एक्सेप्ट ऑफ वैलेंस सेल रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एन एटम आर कॉल्ड द एटॉमिक कोर। यानी कि वैलेंस सेल को छोड़कर एटम का जितना भी पोर्शन बच रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक कोर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग का मतलब आप जानते हैं, शील्ड। यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, शील्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कवर। और अगर मैं हिंदी में बोलूं इसको हम क्या कहते हैं? कवर। और अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो क्या लिखते हैं? कवच। और कवच का मीनिंग आप जानते हैं। कवच क्या करता है? किसी चीज के अफेक्ट को बचाता है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कवच किसके पास था? कर्ण के पास था। वो कवच कर्ण को किससे बचा रहा था? अर्जुन के तीरों के अफेक्ट से बचा रहा था। यानी कि कवच, ये जो शील्ड है ये क्या होगा? एक कवर होगा। और वो कवर किस चीज से बचाएगा? किसी चीज को बचाएगा, किसी चीज के अफेक्ट से बचाएगा। आपको ये समझना है। यानी कि ये शील्डिंग अफेक्ट क्या है? शील्डिंग अफेक्ट एक बाउंड्री होगी या एक लेयर होगी जो किसी चीज को किसी चीज के अफेक्ट से बचाने वाली है। चलिए अब हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में समझने के लिए फिर हमने एटम को स्टडी किया। एटम के सेंटर पॉइंट के ऊपर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसके बाद न्यूक्लियस के बाद क्या आती है? इनरमोस्ट सेल आती है। और इनरमोस्ट सेल क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। मैंने यहां पर सिर्फ एक सेल दिखाई है आपको समझाने के लिए। इसकी इनरमोस्ट सेल के बाद आती है आउटरमोस्ट सेल। और आउटरमोस्ट सेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। अब ये वैलेंस सेल है आउटरमोस्ट सेल। इनरमोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है। ये हमारा न्यूक्लियस है। और अगर मैं इस एटम की बात कर रहा हूं तो ये किसी एटम का एटॉमिक नंबर सपोज करो ZXA। अगर ये एटम का एटॉमिक नंबर Z है तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? Z प्रोटॉन्स होंगे। किसके अंदर होंगे? न्यूक्लियस के अंदर।
और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस ई चार्ज होता है। तो इस न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होगा स्टूडेंट, प्लस जेड ई चार्ज होगा। अब ये प्लस जेड ई चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा, पुल करेगा, इनको खींचेगा अपनी तरफ। यानी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखिए जो इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक इस न्यूक्लियस के ऊपर होगा, यानी कि इस न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक होगा, उस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस का कितना पुल महसूस होगा, प्लस जेड ई महसूस होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के अंदर है, उस इलेक्ट्रॉन को इस एक्चुअल इफेक्ट से कुछ कम पुल महसूस होगा। ऐसा क्यों? जो ये इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे क्या बना लेंगे, एक बाउंड्री बना लेते हैं। यानी कि ऐसे इसके चारों तरफ क्या बना लेंगे, बाउंड्री बना लेंगे। और बाउंड्री बनने के बाद देखिए ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। यानी कि कुछ रिपेलिंग वापिस ऐसे फोर्स लगेगा, ये जो पुल इसको खींच रहा है, इन दोनों के अंदर रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है उसमें क्या आएगी, कुछ कमी आएगी। इसका मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जो न्यूक्लियस का प्लस जेड ई पुल है उससे कुछ कम महसूस करेगा। किसकी वजह से महसूस कम करेगा, ये हमें देखना है। हमें क्या देखा है, जो ये इलेक्ट्रॉन इन इनरमोस्ट सेल के अंदर है, या मैं ये कहूं इलेक्ट्रॉन in the energy level closer to that nucleus sealed the valence cell, यानी कि ये एक बाउंड्री बना लेंगे, इस न्यूक्लियस को क्या कर देंगे, सील्ड कर देंगे। इस न्यूक्लियस को ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाउंड्री बना लेंगे, चारों ओर बाउंड्री बना लेंगे, तो इस न्यूक्लियस को क्या कर देंगे, सील्ड कर देंगे। सील्ड करने की वजह से इस न्यूक्लियस का जो पुलिंग अफेक्ट है, खींचने वाला अफेक्ट है वैलेंस सेल के ऊपर, क्या होगा, कुछ कम होगा। अगर आपको और समझना है तो कैसे मैं बताऊं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इन दोनों के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपेल करेगा। ये न्यूक्लियस इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा, लेकिन उस पुल में से ये रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, कुछ कम होगा। तो ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कम फोर्स को महसूस करेगा न्यूक्लियस के। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल क्लोजर टू द न्यूक्लियस सील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सील्ड कर रहे हैं, किससे सील्ड कर रहे हैं, फ्रॉम द पॉजिटिव पुल ऑफ द न्यूक्लियस। आपको ये लिखना है, सील्डिंग अफेक्ट में क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी लेवल क्लोजर टू द न्यूक्लियस सील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव पुल ऑफ द न्यूक्लियस। दैट इज द सील्डिंग इफेक्ट। यानी कि ये देखिए, ये जो इनरमोस्ट सेल है ना, इनरमोस्ट सेल जो कि क्या है, कंप्लीटली फिल्ड सेल है, इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है, वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या बना लेगी, एक बाउंड्री बना लेगी, एक लेयर बना लेगी, एक परत बना लेगी, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस का एक्चुअल फोर्स क्या इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को महसूस नहीं होगा। तो ये है सील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। चलिए बात करते हैं थर्ड टर्म की, प्रीसीजनल मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट, प्रीसीजनल मोशन। यही इन दोनों ऑर्बिट्स के डिफरेंस को एक्सप्लेन करने वाली है।
प्रिसिजनल मोशन का कंसेप्ट कब आया? देखिए, नील बोहर ने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू नील बोहर। लेकिन सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कौन से पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, वो इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, वो इलिप्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। यानी कि मेरे को ये कहना चाहिए वो किसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इलिप्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ऐसा किसने कहा था? सोमरफील्ड ने कहा था। यानी कि बोहर ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन सोमरफील्ड ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अगर इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ये ऐसे इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, जब हमने रिलेटिविस्टिक सोमरफील्ड मॉडल को स्टडी किया तो वहां पर क्या स्टडी किया, जो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेप्टिकल पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ये जो इलिप्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब वो हर बार ऐसे ही नहीं है, यानी कि ये ऐसे यूनिफॉर्म नहीं है। ये इलिप्स की पोजीशन वो क्या कर रही है, प्रीसीज कर रही है। यानी कि यहां से प्रीसीजनल मोशन का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। देखिए, अभी मैं समझाता हूं आपको। इलिप्स के अंदर आपको पता है दो फोकस पॉइंट होते हैं, एक ये और एक यहां पर। एक फोकस के ऊपर क्या है, न्यूक्लियस है। यानी कि मेरे पास ये न्यूक्लियस एक फोकस पॉइंट के ऊपर मैंने सेट कर दिया है, और इस न्यूक्लियस से इस इलिप्स के अंदर एक पॉइंट वो होगा जो बहुत दूर होगा, और एक वो पॉइंट होगा जो बहुत नजदीक होगा। आपको पता है ये तो, जो पॉइंट इस न्यूक्लियस से फार अवे होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम एपिहीलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को, एपिहीलियन पॉइंट। और जो पॉइंट इस इलिप्स के ऊपर, जो पॉइंट न्यूक्लियस के नजदीक होगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिहीलियन पॉइंट। पेरिहीलियन ये वर्ड कहां से निकला, पेरी का मतलब नियर, यानी ये पेरिहीलियन पॉइंट वो पॉइंट होगा इस इलेप्टिकल पाथ के ऊपर जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा। यानी कि ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पेरिहीलियन। और जो पॉइंट इस न्यूक्लियस के सबसे दूर होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एपिहीलियन पॉइंट। तो अब देखिए, रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट आपने स्टडी किया है, वहां पर रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट क्या था, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। जब आपने स्टडी किया था तो वो ये फार्मूला निकल के आया था, m इज इक्वल टू m01 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसके अप्रोचेबल हो जाए, वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रोचेबल या बराबर हो जाती है, तो उस केस में जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना हो जाता है। यहां पर ये देखिए, इसके बराबर हो गया तो ये 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, वेरी लार्ज क्वांटिटी हो जाएगी। मास इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर मास कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब एनर्जी इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या समझे आप, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस इलेप्टिकल पाथ के अंदर क्या नहीं रहने वाली है, कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, अगर हम रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट्स को लगाते हैं।
यानी कि इस एपीहीलियन पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कुछ होगी और पेरीहीलियन पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कुछ होगी। वैसे भी अगर आप देख रहे हैं तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पर दोनों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इन दोनों के यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिस्टेंस काफी है तो इसमें पुल कम होगा। ये मैंने यहाँ पर बताया था, पुल कम होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से। तो इसका मतलब अब अगर ऐसा है तो जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यहां से जब निकलेगा तो बहुत तेज स्पीड से निकलेगा, तो यहां से प्रीसीजनल मोशन का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी स्पीड बहुत कम और यहां से जब निकलेगा तो ये ऐसे निकल जाएगा, यानी कि इसकी स्पीड एकदम से तेज होगी यहां से। और वो कौन सी डायरेक्शन में घूम गया, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्या घूम गया, इलेक्ट्रिकल पाथ मूव कर गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया स्पीड कम, ऐसे इस पाथ में घूमेगा, यहां से आ रहा है यहाँ से आ रहा है ऐसे घूमेगा तो यहाँ से स्पीड कम, बहुत फोर्स ऑफ इसमें बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ, यहाँ से जैसे ही दूर निकलेगा तो एकदम से फोर्स इस पे कम। तो ऐसे ये एलिप्स किस तरफ घूम जाएगी, मीन्स ये एपीहीलियन जो पॉइंट है ना उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये एपीहीलियन पॉइंट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये एपीहीलियन पॉइंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये प्रीसीजनल मोशन का कंसेप्ट था। अगर आई होप कि स्टूडेंट आप बेसिक्स टर्म से अवेयर हो चुके हैं। अगर आप बेसिक्स टर्म से अवेयर हो चुके हैं तो बात करते हैं पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की। जैसा कि स्टूडेंट आपको नाम से ही क्लियर पता चल रहा है, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट वो ऑर्बिट होंगे जो एटम के एटॉमिक कोर को क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट क्या होंगे, वो ऑर्बिट होंगे जो एटम की एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट डिफरेंस आपको एग्जाम में लिखना है। अगर क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस पूछा जाता है तो फर्स्ट डिफरेंस क्या लिखेंगे, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट विच पेनिट्रेट atomic core of an atom. Such type of orbit are called the penetrating orbit. And non-penetrating orbit which do not penetrate the atomic core of an atom, such type of orbit are called the non-penetrating orbit. अब यहाँ पर देखिए ये जो मैं डार्कन सर्कल से दिखा रखी है स्टूडेंट, ये क्या है, एटम की एटॉमिक कोर है। ये एटम की एटॉमिक कोर है और ये मैंने क्या दिखा रखा है, एक इलेक्ट्रिकल पाथ दिखा रखा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये ऑर्बिट है। और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूं। देखिए इस ऑर्बिट के अंदर ये जो पहला डिफरेंस है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस है। अब देखिए ये जो एटम के एटॉमिक कोर है, इस एटॉमिक कोर के अंदर ये वाला ऑर्बिट कितना पेनिट्रेट किया है। अगर ये वाला ऑर्बिट इस एटॉमिक कोर के अंदर जस्ट एंटर हुआ है या जस्ट पेनिट्रेट किया है तो क्या होगा। देखिए
यहाँ पर इस एटॉमिक कोर का क्या अफेक्ट होगा जब इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक कोर की पेरिफेरी के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस के साथ इसका जब अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे ज्यादा होगा। तो यानी कि यहाँ पर इस पेरिफेरी के अंदर, एटॉमिक कोर की इस पेरिफेरी के अंदर अगर ये ऑर्बिट एंटर कर चुका है तो इस पॉइंट के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड सबसे कम होगी। जैसे कम होगी, जैसे जैसे इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा तो उसकी स्पीड थोड़ी, क्योंकि जैसे जैसे इस न्यूक्लियस से वो दूर जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि दूर जैसे जैसे जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इसके अंदर ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर आया, ये फोर्स एकदम से कम हुआ तो ये ऐसे घूम जाएगा। इस यानी कि कौन सी डायरेक्शन में घूम गया, ये वाला, ये जो ऑर्बिट था उसी डायरेक्शन में घूम गया जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिकल पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा था। और कौन सा पॉइंट घूम गया, ये जो एपिहीलियन पॉइंट था, ये वाला पॉइंट घूम जाएगा। ये कौन सा पॉइंट नहीं घूमेगा, इसका पेरिहीलियन पॉइंट नहीं जाएगा। ओनली कौन सा, एपिहीलियन पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाएगा। अब ये ऐसे चल रहा है, इस पाथ में चल रहा है, यहाँ पर आएगा तो इसकी स्पीड बहुत कम, और यहाँ पर ये एकदम से जब निकलेगा तो ये ऐसे इस पाथ में घूम जाएगा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये ऑर्बिट कितना इस एटॉमिक कोर के अंदर पेनिट्रेट किया है। अगर कम पेनिट्रेट किया है तो ये कम ऑर्बिट कम क्या करेगा, प्रीसीज करेगा, कम प्रीसीज करेगा। और कौन सी डायरेक्शन में कम प्रीसीज करेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। यानी कि ये एपिहीलियन पॉइंट क्या कर रहा है, प्रीसीज कर रहा है, प्रीसीजनल मोशन आ रहा है। और कौन सी डायरेक्शन में प्रीसीज कर रहा है ऑर्बिट, उसी डायरेक्शन में प्रीसीज कर रहा है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो ये एपिहीलियन पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज में क्या कर जाएगा, प्रीसीज कर जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपको ये दिखाया है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट इस एटॉमिक कोर के अंदर जस्ट एंटर किया था। इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर दिखा रहा हूं। देखिए ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ही रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इसका जो इस एटॉमिक कोर के अंदर ये वाला पेनिट्रेशन क्या कर गई है, इंक्रीज कर रही है। अगर इस ऑर्बिट की इस एटॉमिक कोर के अंदर पेनिट्रेशन इंक्रीज करेगी तो उसका क्या अफेक्ट पड़ने वाला है प्रिसीजन इस ऑर्बिट की। देखिए अगर यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा फोर्स होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत नजदीक आ चुका है। तो इस यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स, इसके बाद जैसे जैसे फोर्स रिलीज होगा तो ये एकदम से ऐसे घूमेगा। इसका मतलब ये पेरिहीलियन पॉइंट क्या, ये इस ऑर्बिट का प्रिसीजन क्या होगा, फास्ट होगा। और कौन सी डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अब ये इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो अब क्या होगा, ये एकदम से ऐसे प्रिसीज करेगा, एकदम से ऐसे प्रिसीज कर जाएगा, एकदम से फास्ट होगा। यानी कि ये ऐसे प्रिसीज कर रहा है तो ऐसे प्रिसीज कर जाएगा, ऐसे प्रिसीज कर जाएगा, ऐसे प्रिसीज कर रहा है तो ऐसे एकदम से प्रिसीज कर जाएगा। यानी प्रिसीजन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जैसे जैसे ऑर्बिट एटॉमिक कोर के अंदर अपनी पेनिट्रेशन को इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, उस ऑर्बिट का प्रिसीजन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि एपिहीलियन पॉइंट उतनी ही फास्ट स्पीड से प्रिसीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट, ऐसे इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज में। अब ये देखिए, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे इस ऑर्बिट के अंदर प्रीसीज मूव कर रहा है, तो अब देखिए यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा फोर्स होगा, तो ये ऑर्बिट कैसे प्रीसीज कर जाएगा, ये ऑर्बिट ऐसे प्रीसीज कर जाएगा, एकदम से ऐसे प्रीसीज कर जाएगा, ऐसे प्रीसीज कर जाएगा, बिल्कुल ऐसे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। जब ये यहाँ से निकलेगा तो बहुत फास्ट स्पीड से निकलेगा, तो ये वाला जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट का प्रिसीजन क्या होगा, वेरी फास्ट होगा। तो आपने एक कंक्लूजन समझा है। क्या कंक्लूजन समझा है, देखिए जैसे जैसे ऑर्बिट का पेनिट्रेशन एटॉमिक कोर के अंदर इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, उस ऑर्बिट का प्रिसीजन क्या होगा, उसी इलेक्ट्रॉन की उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि पेनिट्रेशन इंक्रीज करेगा तो ऑर्बिट का प्रिसीजन इंक्रीज करेगा, ऑर्बिट का प्रिसीजन उसी डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा जिस डायरेक्शन के अंदर उस इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या एक्सप्लेन किया है, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट वो ऑर्बिट होते हैं जो एटॉमिक कोर के अंदर एंटर करते हैं, ये और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स कौन होते हैं, वो ऑर्बिट होते हैं जो एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, और जो सेकंड पॉइंट है वो है एनर्जी का। इन नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की और पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होगी। जब नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी को निकाला गया और चेक किया गया किसके साथ, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ, तो क्या देखा गया कि दोनों की एनर्जी क्या आ रही है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इक्वल आ रही है। तो यहां पर यह बोला गया कि जो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी है वो नियरली इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो हम यहां पर नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी नहीं निकालेंगे, यानी कि इन नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी कितनी आने वाली है, जो हमने हाइड्रोजन एटम के केस में एनर्जी निकाली थी और वो कितनी निकल के आई थी, आपको याद हो तो हमें उसमें निकाली थी, तो वो m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, कुछ इतनी आई थी अगर आपको याद हो तो। यानी कि इसकी इन नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के एनर्जी नियरली इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्या मतलब, ऑर्बिट कौन सा है वो n बताएगा, कोरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर हम नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी नहीं निकालेंगे, लेकिन जब पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी को निकाला गया तो क्या देखा गया, एनर्जी वैल्यू आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर हम पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी को निकालेंगे, नॉन पेनिट्रेटिंग की एनर्जी को नहीं निकालेंगे, पेनिट्रेटिंग की एनर्जी को हम निकालेंगे। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के केस में। नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट हमने क्या बताया था, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट वो ऑर्बिट होंगे जो एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट नहीं करेंगे। तो ये ऑर्बिट कौन सी स्टेट्स को कोरस्पॉन्ड करेंगे, अब ये बात आ गई, ये उस स्टेट को कोरस्पॉन्ड करने वाले हैं जिन स्टेट का एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको मैं L से डिनोट कर रहा हूं, वो नियरली इक्वल किसके बराबर हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर हो। ये
नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट उन स्टेट्स को कोरस्पोंड करने वाले हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट विच डू नॉट पेनिट्रेट द एटॉमिक कोर but correspond to those state for which azimuthal quantum number is nearly equal to the principal quantum number। चलो मैं इसको आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझा रहा हूं। आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्टडी किया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में बता रहा था हमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बता रहा था। और डायरेक्टली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या बताया था? साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताया था। इस n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी एंड सो ऑन सो फोर्थ ये होती है। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में मिलेगा? k सेल में मिलेगा। इस प्रिंसिपल ने हमें ये बताया था। अगर n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन L सेल में मिलेगा। और n की वैल्यू 3 है तो हमें इलेक्ट्रॉन M सेल में मिलेगा। अगर n की वैल्यू 4 है तो इलेक्ट्रॉन N सेल में मिलेगा। ये हमें इस प्रिंसिपल ने बताया था। अगर L की वैल्यू क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू n-1 है। यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी। एजीमुथल क्वांटम नंबर ने किसके बारे में बताया था? सबसेल के बारे में बताया था। इनडायरेक्टली किसके बारे में बताया था? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था। इसका मतलब ये वाली चीज किसके अंदर है? इसके अंदर है। तो हम ये चीज जानना चाह रहे हैं कि जो ये नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स हैं वो कौन सी स्टेट्स को ऑर्बिट कोरस्पोंड करने वाले हैं। हमने कहा ये उन स्टेट को कोरस्पोंड करेंगे जिनका एजीमुथल क्वांटम नंबर नियरली इक्वल किसके बराबर हो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं। देखिए, अगर मैं n की वैल्यू 4 ले रहा हूं तो ये कौन से स्टेट्स को कोरस्पोंड करेंगे? उस स्टेट को कोरस्पोंड करेंगे जिस स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो? 4 हो। वो ये ऑर्बिट उस स्टेट को कोरस्पोंड करेंगे। यानी कि अगर n की वैल्यू 4 है, अगर l की वैल्यू 1 है तो ये इस ऑर्बिट को कोरस्पोंड नहीं करेगा। अगर n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है तो ये वाला ऑर्बिट नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट को, ये वाली जो स्टेट होगी नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट को कोरस्पोंड नहीं करेगा। यानी कि ये ऑर्बिट बोल दूं, ये सेल बोल दूं, ये वाला ऑर्बिट नॉन पेनिट्रेटिंग को कोरस्पोंड नहीं करने वाला। n इज इक्वल टू 4 है, l इज इक्वल टू 3 है तो ये वाला ऑर्बिट भी नॉन पेनिट्रेटिंग को कोरस्पोंड नहीं करने वाला। अगर n इज इक्वल टू 4 है और l इज इक्वल टू 4 है तो ये वाला ऑर्बिट किसको कोरस्पोंड करेगा? नॉन पेनिट्रेटिंग। यानी कि नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट इस ऑर्बिट को कोरस्पोंड करेंगे, यानी कि इस स्टेट को कोरस्पोंड करेंगे। बाकी इन 3 स्टेट्स को कोरस्पोंड नहीं करने वाले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लेकिन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स क्या कहते हैं? पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के अंदर हमने क्या कंडीशंस को स्टडी किया है स्टूडेंट? ये पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स होंगे जिसके अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। वो ऑर्बिट जो एटॉमिक कोर को क्या करेंगे? पेनिट्रेट्स करेंगे। इसकी वजह से इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर जो L है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि मैंने अभी एग्जांपल यहां पर लिया है। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो यहां पर l इज इक्वल टू अगर 1 है
तो ये वाला जो स्टेट होगा यानी कि ये वाला जो ऑर्बिट होगा किसको कोरस्पॉन्ड करेगा, पेनिट्रेटिंग को करेगा। यानी कि m इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, कोरस्पॉन्ड किसको करेगा, पेनिट्रेटिंग को। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, किसको, पेनिट्रेटिंग को। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 4 नहीं होगा पेनिट्रेटिंग। ये वाला ऑर्बिट यानी कि ये वाली स्टेट पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट को कोरस्पॉन्ड नहीं करने वाले हैं। तो ये 3 जो स्टेट्स हैं ये पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट को कोरस्पॉन्ड करेंगे। इसमें ये वाली स्टेट यानी कि ये वाला ऑर्बिट नॉन पेनिट्रेटिंग को कोरस्पॉन्ड करेगा। अब मैं बात बता दूं एग्जांपल्स की। इस केस में पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के केस में अगर हम एग्जांपल देखें, एस ऑर्बिट ऑफ लिथियम, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर इस केस में मैं एग्जांपल देख रहा हूं तो f ऑर्बिट्स इन ऑल अल्कली मेटल मींस f orbit in all alkali metal are non penetrating orbit। ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो आपको यहां पर लिखना है s orbit of lithium are किसको, are penetrating orbit। इसमें क्या लिखोगे, f orbits in all alkali metals, in all alkali metal are non-penetrating, are non-penetrating orbit। इससे अगले लेक्चर में हम स्टूडेंट्स पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालेंगे। थैंक यू।